बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी किताब है वो वाल्टर आइजैक्सन की लिखी हुई बायोग्राफ़ी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफ़ी है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये बड़ी मेरी और उमर साहब दोनों की फेवरेट पर्सनैलिटी है, मुश्तरका। और ये वो किताब है जिस पे हमारा कंसेंसस था, इत्तेफाक है। तो वो जो है इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो है वो पढ़ना, उसके आइडियाज़ को, उसकी लाइफ को, इट्स क्वाइट इंस्पिरेशनल इन मैनी वे। कुछ हद तक वो उसकी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, लेकिन ही वाज लकी इन अ वे कि ही डिडंट लिव इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया। शायद उसकी कंट्रोवर्सी जो हैं वो, लेकिन उस पे बहुत तनकीद हुई उस वक्त भी। उस वक्त भी हुई, लेकिन ये है कि अगर वो आजकल के दौर में होता तो शायद तनकीद बहुत ज़्यादा होती। बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो अच्छी बात है वो ये है कि वो बंदा जो है वो सेल्फ टाट था और उसकी लाइफ के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं। वो फ़िलासफ़र भी था, वो एक प्रिंटर भी था, वो एक जर्नलिस्ट भी था, वो एक साइंटिस्ट भी था, उसने इन्वेंशंस की, इनोवेशंस की, और वो पॉलिटिशियन भी था, लेजिस्लेटर भी था, डिप्लोमेट भी था। उसने जो है वो अमेरिकन फ़िलोसॉफ़िकल सोसाइटी उसने बनाई। उसने जो है वो इसके अलावा जो यूपेन है आज की, वो उसकी एकेडमी की बुनियाद उसने रखी थी। एंड सो मैनी अदर थिंग्स एज वेल, इजादें की थी। तो वो उसकी लाइफ को, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम, तो उसकी लाइफ को पढ़ना इन इटसेल्फ इंस्पिरेशनल है कि एक बंदा सेल्फ टाट होके तो वो कैसे ये सारे काम कर लेता है। तो उसके बारे में आज ये किताब जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके लाइफ के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे उमर साहब मैंने उसकी लाइफ का कुछ खुलासा बताया है, तो कुछ खुलासा आप बताएं, फिर हम ज़रा बात स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजिकल कि उसकी अर्ली लाइफ पे बात करेंगे। फिर जब वो बाद में ग्रो करता है, एज अ बिजनेसमैन बन जाता है, बाद में वो पब्लिक सर्विस में आता है, उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स जो हैं उन पे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखें, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इस किताब का टाइटल जो सब है वो है एन अमेरिकन लाइफ। हाँ, अच्छा, अमेरिका जो है वो अब ज़ाहिर है सुपर पावर है, और ना सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर है बल्कि एक कल्चरल, एक इंटेलेक्चुअल, और उसके साथ साथ एक साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर भी है। और आप उसकी बाकी सुपर पावर होने को चैलेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी माने, ना माने, ठीक है। और लेकिन ये आप डिनाई नहीं कर सकते, जिस तरह पिंड में सारे कहते हैं कि मैं भी चौधरी हूँ। नहीं, अब हमने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम भी नहीं मानते, तो बहर ना माने, ये तो ज़रा सॉवरन स्टेट्स हैं, लोगों का अपना कल्चर है। लेकिन आप आज के दिन भी देखें तो दुनिया में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर PhD हो रहे हैं तो उनका 25 से 25% या काफ़ी फ़ीसद एक ही मुल्क में हो रहा है। दुनिया में अगर टेक कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो उन्होंने एक ही मुल्क में ज़्यादा तरफ जाना होता है। सेम इज़ फॉर मेडिसन, साइंस, इवन आर्ट्स। तो इसलिए आप जब भी कुछ पढ़ें तो उसमें से अमेरिका को इग्नोर करना नागुज़ीर है। तो सवाल ये है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को पढ़ना मेरी राय में इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि ये रिवाज पड़ा कैसे। मैं तो इसको इस तरह से कि he is one of the founding fathers। हाँ, वो तो चलो पॉलिटिकली तो उसके वक़्त के साथ मैं कहता हूँ ट्रेडिशन कि जिस किस्म के लोगों को कोई कौम अपना हीरो समझती है, वो अपनी नस्लों को उनकी ज़िंदगियों के मुताबिक ढालने की कोशिश करती है। मतलब आप ज़ाहिर है, जिस तरह चाहे किसी हिसाब से इस बात करें, स्पिरिचुअल करें, तो जिस किस्म के लोगों का हीरो समझते हैं, और स्पेशली मादी तौर पर आप चाहते हैं कि वो बन जाएं आप ना। तो ये एक बड़ी अमेरिका की कामयाबी थी कि उसने जो वो हीरो बने, जिसमें जर्नैल भी हैं, जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह, लेकिन उसका हीरो जो है ना वो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। लेकिन इंटेलेक्चुअल, लेज़ी इंटेलेक्चुअल नहीं, खाली इंटेलेक्चुअल नहीं, वो इंटेलेक्चुअल जो कि पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ गुजारता है, और वो इंटेलेक्चुअल जो थियरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते। पूरे अमेरिका में यही एक आप भी रह के आए हैं, एक यही थॉट है कि वहाँ पे डेंस फिलॉसफी बड़ी कम है, वहाँ पे शायरी होती है लेकिन कम उस तरह से, वहाँ लिटरेचर का उतना रोल नहीं है जितना यूरोप में है, या लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है एकेडेमिया का, और जो एकेडेमिया और प्रैक्टिस का लिंक है वो बहुत ही ज़्यादा, क्राफ्ट्समैनशिप जिसे कहते हैं, पर्पस, इंडस्ट्री और वो सारी। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना उस अमेरिकन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है।
और दूसरे वो रिप्रेजेंट करता है उस एज को जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, और जिसमें यूरोप और अमेरिका ने एक्सटेंशन में अपने थॉट्स को चेंज किया। तीसरा वो रिप्रेजेंट करता है कि आप एक लाइफ में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। यानी आप एक बंदा जिसकी कोई तालीम ही नहीं है और जो पता नहीं 12 साल की उम्र अपने घर से भाग गया है, ठीक है, एक ज़िंदगी में, और एक ऐसे मुल्क में जो मुल्क भी मतलब आज़ाद नहीं है, वो इतना कुछ कैसे अचीव कर सकता है कि अभी उसका काम जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये एक लेसन है। सो एक तो अच्छी बात यह है कि हम पहले भी जिक्र करते हैं कि वाल्टर आइजकसन का जो लिखने का स्टाइल है बायोग्राफीज़ का, वो बड़ा यूनिक है। और जितनी भी उसने बायोग्राफीज़ लिखी हैं, चाहे वो आइंस्टाइन की है, स्टीव जॉब्स की है, और भी बहुत सारे लोगों की हमने पहले भी एक डिस्कस की थी। सो मेरा ख्याल है कि एक तो हमारा ये भी पर्पज़ होता है कि इनोवेटर्स जो हमने डिस्कस की थी। सो वाल्टर आइजकसन को पढ़ना जो है वो इट्स अ ट्रीट कि द वे ही एक्सप्लेन्स द बायोग्राफी, डिफरेंट लाइफ इवेंट्स, उसकी रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वाल्टर आइजकसन पे एक लाइन कहना है। मैंने वाल्टर आइजकसन का एक इंटरव्यू सुना, तो उसने कहा कि मैंने ना बड़े शुरू में ये देख लिया था कि मैं खुद कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसकी मॉडेस्टी चेक करें। और मैंने कहा कि मैं जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं मैं वो लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइंस्टाइन है, किसिंजर भी है, किसिंजर, स्टीव जॉब्स है। और तो दूसरी बात है वाल्टर आइजकसन से इम्पोर्टेंट है कि वाल्टर आइजकसन टाइम जो मैगजीन है उसका एडिटर भी रहा है और CNN का भी हेड रहा है। CNN का भी हेड रहा है। अब आप उससे कंपेयर करें हमारे सहाफ़ियों को, हाँ बिल्कुल, और आप उनका कंट्रीब्यूशन चेक करें कि वो क्या, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, ठीक है, बतौर एक मैगज़ीन एडिटर में। तो उसका हमारे जो सहाफ़ी हैं वो चाहते हैं कि हर वक्त वो अपने बारे में गुफ्तगू करते रहें और अपनी अज़मत के गुण गाते हैं। बिल्कुल सही है। और ये वो हैं जो कि बैठा किताबें लिख रहा है, और आज 7-8 किताबें लिख चुका है, इतनी सी, ये 500 सफ़े की किताब है। सो हम आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की अर्ली लाइफ पे। तो जो हमें पता चलता है कि वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ही वाज, उसके जो हैं वो बहन भाई जो हैं वो 14 या 17 थे, काफ़ी सारे 14 थे या 17 थे। एंड ही वाज द यंगेस्ट सन, और उससे एज ए सन ही वाज द यंगेस्ट वन, और उससे 2 छोटी बहनें भी थी। सो वो बॉस्टन में पैदा होता है, और उसका बाप भी एक क्राफ्ट्समैन होता है, वो भी प्रिंटिंग के बिज़नेस में होता है। इसकी फैमिली, एक इसका कज़न भी होता है। तो ये मेरे ख्याल में 10 साल या 12 साल का था जब ये स्कूल छोड़ देता है। और उसके बाद जो है उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक उसने अप्रेंटिसशिप करनी होती थी, हर किसी ने अप्रेंटिसशिप। तो इसको अप्रेंटिसशिप जो है वो अपने भाई के एक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर उसको मिलती है, अपने अब्बा के पास, या इस तरह से ही वाज नॉट कंसिडर्ड कि ये बड़ा कोई एक्सपर्ट है या ये कोई बड़ा होएगा। सो वो जो है वो उसकी अप्रेंटिसशिप जो है वो भाई के पास उसको मिलती है। तो भाई के पास जो उसको मिलती है वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। सो उस वक़्त 14 साल की एज में वो उसे पता था उसका लिखा हुआ इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा। तो ही स्टार्टेड राइटिंग एसेज इन द नेम ऑफ मिडल एज्ड विडो। हाँ जी। तो उसने, उसका नाम क्या था, डू गुड, कोई इस तरह से उसका नाम रखा उसने। और उसको फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक लेटर्स आते थे अमरीकियों के जो है तो वो जो है उसने ये 2 साल लिखे ऐसे, और वो बड़े पॉपुलर हुए। और एक बड़ी स्टेज पे जाके उसने अपने वो कज़न को बताया कि ये मैं लिखता था। तो वो कज़न उसके ने डिडंट लाइक हिम, और उसने उसको निकाल दिया। तो वहाँ से आगे अब आप बिल्ड करें इसकी स्टोरी। हाँ, वो जो एक जो इंटरेस्टिंग बात है उस वक़्त का अमेरिका, बॉस्टन में, जब वो आप कह रहे हैं कि राइज होता है नेशंस का, तो वो अर्ली 18th सेंचुरी में एक मैकेनिज़्म बन चुका हुआ है कि हर किसी ने अप्रेंटिसशिप करनी है, उस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर वो जाके अपना कारोबार या नौकरी मिल सकती है उसको। हाँ जी। और दूसरी ये है कि ये वो माहौल है जिसमें वो जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है ना, ट्रेड्समैन, हाँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ट्रेड्समैन की, ठीक है। और साथ वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो उस माहौल में 2-3 बातें हैं। एक तो वही है कि आप उसका रिगर देखें कि ये 1730 से भी पहले, बल्कि 1710-12 है, 12-20, क्योंकि 1790-91 में बेंजामिन फ्रैंकलिन फौत हुआ 84 साल की एज में। तो वहाँ पे आप देखें कि अखबार पढ़ने वाले कितने लोग, हाँ, अखबार पढ़ने वाले, अच्छा, और अखबार मजल्ले पढ़ने वाले, जर्नल्स, अखबार की रिवाज कितना ज़्यादा है।
और प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू, अब उसी एज को ले जाएं 1715-20 में, आप अपने यहाँ या उसके यहाँ किसी, हम कहते हैं ना इंडो कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे, अर्ली 18th सेंचुरी की मुगल सल्तनत में आ जाएं और या उस्मानी सल्तनत में आ जाएं, तो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस को देखें तो प्रिंटिंग प्रेस का कितना फ़र्क है। तो खैर वो उसके दो चीज़ें हैं, उसने दो काम ये किए कि एक काम उसने ये किया कि उसने हमेशा अपने आप को एक बिज़नेस के साथ एसोसिएटेड रखा। हाँ, और उसने कहा कि बिज़नेस करना बड़ा ज़रूरी है छोटे लेवल पे। और उसको दूसरी बात ये है कि उसने अपने आप को पढ़ाए रखा और पढ़ने के साथ साथ वो लिखता है। जो वहाँ वो प्रिंटिंग प्रेस में जब चीज़ें छपने के लिए आती थी, हाँ, वो सबसे ज़्यादा मौका उसको तब मिला पढ़ने का। वो सारी पढ़ता रहता था रात को, किताबें पढ़ता रहता था। और उसके साथ फिर वो 14 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया आ गया। फिलाडेल्फिया उसने नौकरी शुरू कर दी, फिर उसने अपनी प्रिंटिंग शॉप बना ली। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर एक स्पिरिट ये थी कि वो कंट्रीब्यूट करे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, पब्लिक सर्विस में भी, वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल में थोड़ा बाद में। हाँ, तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो लोगों की चीज़ें प्रिंट करना है वो तो मतलब उसमें मुनाफा है, लेकिन जो अपना है जिसे इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी है। और तो उसके बावजूद उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, तो उसने एक फाइनली पहले 2-3 किरदार तख्लीक किए जिनके नाम पे वो लिखता था। फिर उसने एक किरदार तख्लीक किया पुअर रिचर्ड, ठीक है। तो वो पुअर रिचर्ड की जो एल्मनैक है वो उसने बना ली और उसमें उसने आम लोगों के मसाइल लिखना शुरू कर दिए। ये जो सारे वो है ना मकूले, हाँ, कि जी अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हैप्पी हेल्दी वाइज, और इवन ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, तो वो किसी और का है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी इस तरह के जो आम अब ज़ुबान में है, ये सारे उसने बनाए हैं। और उसमें वो टिप्स दे रहा है कि अच्छा ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लो, अगर आप अपने आप को कैसे बेहतर रख सकते हैं। तो इस तरीके से उसने अपना सफ़र शुरू किया। जो उसका तीसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल है और वो हमेशा अलाइंसेस बनाता रहता है। तो उसने फिर वो चीज़ जो हमें बड़ी फेवरेट है, तो उसने उन बंदों को इकट्ठा किया जो सिर्फ रोटी नहीं खाते पर वो कोई मसाइल का हल करते, और उसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उसने जंतो रखा। ये जंतो जो है ये उमर साहब और मेरा दोनों का एक ख्वाब, फेवरेट मॉडल है ये। हाँ जी। अच्छा, उसने जंतो बना लिया जिसमें लोग ये डिस्कस नहीं करते कि दुनिया में इनकलाब कैसे आएगा, वो ये डिस्कस करते हैं कि लाइटें कैसे ठीक हो, हाँ, वो ये डिस्कस करते हैं कि सैनिटेशन कैसे ठीक हो, और वो सारे लोगों को वो ये डिस्कस करते हैं कि जो जानवर हैं अगर वो उनको कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। तो वो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं और यहाँ से फिर प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं। हाँ। और गपशप नहीं करते। वो उनका जो सबसे अच्छा मॉडल था वो ये था कि जब वो इनिशियल डिस्कस कर लेते थे तो कहते थे कौन लीड लेगा इस पे, वो एक बंदे को ड्यूटी देते थे। तो उसको कहते थे तूने एक पेपर ये बना के लेके आना है और अगली मीटिंग में तुमने ये डिस्कशन प्रेजेंट करनी है। और उसकी इतनी जो उसकी खासियत थी कि मसलन वो हर चीज़ की ना इतनी डिटेल में और स्टेप्स में जाता था कि अगर उसने ये कहना हो ना कि स्ट्रीट लाइट्स कैसे होएंगी तो वो स्ट्रीट लाइट्स के पूरे पूरे नक्शे बनाएगा और मुख्तलिफ बनाएगा। वो लैंप का नक्शा अगर उस पर आ जाएगा ना तो लैंप की ईच डिटेल पे वर्कआउट करता था। नहीं, आप लैंप अच्छा, फिर वो लाइटिंग से उसने वो जो ग्लास वाली बड़ी फेमस है उसका लैंप से याद है कि उस वक्त जो लैंप होते थे उसमें लैंप जलता था, हाँ, मिट्टी के तेल का, तो उसका जो ग्लोब होते थे ना वो गोल होते थे, हाँ, गोल। तो अगर एक साइड से ग्लोब टूट जाता था तो पूरा ग्लोब टूट जाता था, हाँ, और लैंप बुझ जाता। उसने उसका फ्रेम बनाया और उसके 4 पार्ट बना के 4 शीशे डाल, हाँ, और हर चीज की ड्राइंग बनाता था खुद। अगर जो है एक शीशा टूटा है तो 3 तो ठीक रहेंगे ना, हाँ, तो उसको रिप्लेस करना। और आज भी दुनिया में लैंप का यही डिज़ाइन। फिर उसने हीटिंग सिस्टम एक बनाया, घरों को हीटिंग कैसे की जा सकती है, चिमनीज जो है ना वो बनाई। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो जो एक दफ़ा हम डिस्कस कर रहे थे कि उसने ये जिसको हम पहरेदारी निज़ाम कहते हैं, पुलिसिंग, वॉच एंड वॉच, उसने उसका निज़ाम बनाया। तो उसने उसकी भी डिटेल लिखनी शुरू कर दी और उसने कहा कि अच्छा ठीक है रात को पहरा देंगे, अब ये कौन लोग होंगे उसकी, अच्छा इनको फाइनेंसिंग कैसे करनी है। तो उसने कहा हर घर से, तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन द अमेरिका। हाँ जी। तो उसने कहा कि हर घर से एक टैक्स लिया जाएगा। अच्छा, फिर वो सोचा उसने कहा इस इधर तो कुछ अमीर भी रहते हैं गरीब भी रहते हैं, ऐसे ही, तो उनका टैक्स तो फ़र्क होना चाहिए।
तो देन ही फिगर्ड आउट कि किस तरह का घर होगा हाँ जी, तो उससे कितना टैक्स लेंगे, किस तरह का घर होगा तो कितना टैक्स लेंगे। नहीं उसने पहली पब्लिक लाइब्रेरी बनाई, पब्लिक लाइब्रेरी बनाई उसने, पहली, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड थी, Subscription जिस based तरह की हम बनाना चाह रहे हैं हाँ, इस्लामाबाद में। हाँ, पब्लिक लाइब्रेरी बनाई, फायर का सिस्टम उसने सर्विस निकाला। है। अब ये पब्लिक सर्विस में इनोवेशन कर रहा है। हाँ, अच्छा, साथ में वो जो है वो सर्व कर रहा है मुख्तलिफ लॉज बना बना के, हाँ, तो कांग्रेस को दे रहा है, जो वहाँ पर क्या उसको नाम है, स्टेट लेजिस्लेटर्स को, कि आप ये अच्छा फिर वो पूरा ड्राफ्ट बना के उन्हें देता है हाँ, ताकि वो लॉ का पूरा ड्राफ्ट चला जाए। फिर- अच्छा, दूसरी तरफ वो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद रखता है। हाँ, अच्छा, तीसरी तरफ वो एक एकेडमी बना रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ उसके म्यूज़िक के शौक़ हैं। हाँ, अच्छा, और म्यूज़िक के जो शौक़ हैं वो भी उसके बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, हर तकरीबन उसने ना अपनी लाइफ में 2 घंटे रखे हुए थे कि दीज आर फॉर रीडिंग, ऐसे ही। इस सब कुछ के साथ साथ। अच्छा, एनी हाउ, जो उसमें इंटरेस्टिंग उसकी ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि जब वो जाके लंदन में काम करता है तो हाँ। वहाँ से उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, फिर वो वापस आता है और आके उसने दोबारा प्रिंटिंग प्रेस बनाया। फिर वो सारी उम्र अपने नाम के साथ लिखता था बेंजामिन फ्रैंकलिन द प्रिंटर। तो ही वुड टेक प्राइड, ही बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन, जिन्होंने वो फ्रीडम वाला चार्टर लिखा थॉमस जेफरसन के साथ। उसने अमेरिका का पहला जो है वो एम्बेसडर लगा फ्रांस में, लंदन में भी, फ्रांस में भी। लेकिन ही यूज्ड टू टेक प्राइड इन बीइंग अ प्रिंटर। मतलब वो जो कहता है ना कि ट्रेड्समैन की प्राइड, मिडिल क्लास की, पीपल हु वर्क फ्रॉम विद हैंड, तो वो उसने बुनियाद रखी है मेरा ख्याल है। और फिर 42 में रिटायर्ड भी हो गया। हाँ, रिटायर्ड भी हो गया। सो उसने जो प्रिंट शॉप थी, हाँ, वो उसने ठेके पे दे दी, ठेके पे दे दी, और वो उसने रिटायर होके तो अपने आप को डिवोट कर दिया पब्लिक सर्विस को, और वो बन गया पोस्टमास्टर। वो पूरा निज़ाम फिर उसने बनाया, और वो जो पहले निज़ाम था ना उसको उसने पूरा इनोवेट किया। लिखा है कि फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क में आप खत भेजें तो 24 घंटे में उसका जवाब आ जाता था, जो आज भी बड़ा मुश्किल है। सही बात है, यानी आज भी आप उस जमाने में 24 घंटे में जवाब आ जाता था। कनाडा से जवाब 3 दिन में आ जाता, 3 दिन से आ जाता था। तो और बाद में जब अमेरिका बन गया तो उसका पोस्ट मास्टर जनरल भी वो बना। हाँ, इवन उससे पहले भी था, उसमें पहले भी वो वाला बना। सो अब आते हैं उसकी थोड़ी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। तो इनिशियली जो है वो खुद इस बात पे बड़ा कायम था कि हमें जो है वो यूके के साथ रहना चाहिए और हमें अलहदा नहीं होना। ही वाज वन ऑफ द स्टांच एडवोकेट्स। लेकिन उसको कुछ राइट्स को निगोशिएट करने के लिए लेजिस्लेचर ने, जो पेंसिल्वेनिया की असेंबली थी, उन्होंने इसको लंदन भेजा। स्टैम्प एक्ट। हाँ, तो ये जब वहाँ पर गया तो इसने वहाँ उनसे मीटिंग्स की, वहाँ उनसे डिस्कशंस की, तो ही रियलाइज्ड कि ये जो है ना इनका कोई कंसर्न नहीं है और ये हमारा काम नहीं इनके साथ चलने वाला। एंड देन वो टोटल शिफ्ट हो गया। और जो लंदन में उसका और बड़ा मज़े वाला काम रहा, वो स्कॉटलैंड में उसकी डेविड ह्यूम से मुलाकातें हुई। ह्यूम से भी, एडम स्मिथ से भी उसकी मुलाकातें हुई। अब स्कॉट से भी हुई, हाँ, जेम्स वॉट से हुई। तो मतलब आप समझें जो उस वक़्त इंग्लैंड के राइजिंग स्टार्स थे, इंटेलेक्चुअल, इंडस्ट्रियलिस्ट, पार्लियामेंटेरियंस, उन सब के साथ ही यूज्ड टू रब शोल्डर्स। और हर महफिल में ही वुड बिकम फिलासफर, ही वुड बिकम साइंटिफिक सोसाइटीज़ में जाता था, साइंटिस्ट बन जाता था, म्यूजिशियंस के पास जाता था, म्यूजिशियन बन जाता था। सो उसके बाद उसने शिफ्ट मारा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आएँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखें, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइफ का जो पर्पस है ना, वो ये है, उसमें वैसे उससे पहले एक मैं पॉइंट दूँ कि अब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत मशहूर है कुछ जगहों पे, वो अपनी सेल्फ हेल्प की वजह से। हाँ, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन दुनिया का पहला सेल्फ हेल्प गुरु समझा जाता है। ये जो थे ना कार्नेगी, जो डेल कार्नेगी और स्टीफन कवी, ये उसको गुरु मानते हैं अभी। बिल्कुल सही। तो उसने अपने ऊपर मेहनत की सबसे ज़्यादा। उसकी एक वो मशहूर है कि उसने 13 वर्चूज़ बनाए और उसने एक बुक बनाई जिसको लेजर बना के, तो उसने उस पर मेहनत शुरू। हाँ, उसमें एक था कि जल्दी सोना चाहिए, पढ़ने के लिए टाइम रखें, उसमें ये काम ऐसे करें। 3-4 चीज़ें उसको जो मुमताज़ करती थी ना, वो थी एक इंडस्ट्री, एक कि वो बड़ा फ्रूगल था, यानी बड़ा मतलब इकोनॉमिकल था, पैसों में नमूदो नमाई, लर्निंग के साथ कमिटमेंट, रैशनल थॉट, और उसके साथ साथ ये कि आप पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हैं। और पब्लिक सर्विस में आप डायरेक्ट नहीं भी पार्टिसिपेट कर, एम्प्लॉय नहीं हो, बट स्टिल आप बाहर रह के एज अ सिविल सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। उसको ये पता चल गया है कि अगर आपने बड़ी चेंज लानी है तो आपको
पॉलिटिक्स में ही आना पड़ा। हाँ फिर वो पॉलिटिक्स में आ गया, हाँ। पॉलिटिक्स में आके उसने उसके काफ़ी सारे मुखालिफ भी हुए, हम्म, चूँकि उसका एक और था, चूँकि वो बहुत सोशल था, बहुत ज़्यादा चार्मिंग था, तो उसको लोग ये भी समझते थे कि ये बड़ा कनाइवी है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इस वजह से वो पॉलिटिक्स जेलसी भी होती थी और लीडर्स को में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, हाँ क्योंकि उसके अंदर उसके बारे में कहते थे उसकी बड़ी ना डिसआर्मिंग और सेल्फ अफेसिंग विट थी, हाँ हाँ यानी वो अपना मजाक उड़ा लेता था बड़ी आसानी हाँ। से। ठीक है, और उसके अलावा कभी माइंड नहीं करता था, उसको गुस्सा भी नहीं आता था, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में काफ़ी कामयाब हो। अब चूंकि उस दौर की जो पॉलिटिक्स है वो गुजर रही थी रेवोल्यूशनरी टाइम से, जिसमें अमेरिका और इंग्लिस्तान का एक रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था। एक और एस्पेक्ट उसका बोल रहे हैं, उसने फौज की एक यूनिट भी कमांड की, फौज उसको की एज ए जनरल भी भेजा गया कर्नल कर्नल के तौर पे, मलेशिया, उसे मलेशिया बल्कि फोर्स का उसने यूनिट रेज की उसने जो कहा है। कि हमें फौज भी चाहिए, अपनी फौज। और वहाँ वो तोपों के भी डिज़ाइन बनाता डिज़ाइन रहा बनाता बैठ बैठ के कि कैसे जाएगी, कैसे आएगा तो अमन। उस दौरान चूंकि यहाँ पे ये सिचुएशन थी, और उसका एनालिसिस तो बहुत हो चुका है, लेकिन इस जगह से ये मेन एनालिसिस होता है कि जो पावर और इनके दरमियान में, सब्जेक्ट के दरमियान में कितना डिस्कनेक्ट था। यानी जो इंग्लैंड में बैठे थे उनके हुकूमत में, वो टैक्स पे टैक्स लगा रहे थे, और जो हाँ। इस तरफ थे लोग वो तंग हो रहे थे, वो तंग हो रहे थे, और ये मिडिल क्लास थी, ट्रेड्समैन खड़े थे, हो रहे ये थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं आए थे, शिफ्ट हो और गए उनका वहाँ पे। मशहूर नारा था नो टैक्सेशन विदाउट हाँ रिप्रेजेंटेशन। हाँ तो वो कहते थे कि आप अपना बाहर का काम करें, टैक्स हम लगाएंगे, हम खुद ही देंगे। इन्होंने फिर कहा जी ऐसे नहीं, तो उसकी फिर पॉलिटिक्स तकरीबन 20 साल चलती रही। हाँ 1850 में तकरीबन ये शुरू हुई, तो 20 साल फिर ये उनके साथ इन्वॉल्व रहा, और उसमें से तो एक एंड पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जिसमें इसका बेटा जो है वो गवर्नर बन जाता है, हाँ, और वो ब्रिटिश साइड पे होता है, हाँ, पकड़ा और गया। ये जो है अमेरिकन इंडिपेंडेंट साइड पे होता है। इंडिपेंडेंट साइड पे है। तो ये जो किताब का लेटर हाफ है वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में, हाँ पॉलिटिक्स में। और उसमें दो बड़े टाइम है। एक तकरीबन 15 साल ये रहा है मुख्तलिफ टाइम्स पे, 15 से थोड़ा कम इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, और तकरीबन 8 साल 10 साल फ्रांस में रहा। तो वो ज़्यादा पॉलिटिक्स का टाइम है, ऑल्दो उसमें भी वो प्रोलिफिक राइटर है, इज राइटिंग। और फाइनली जो इसने अपनी लिखी है वो छोटी सी है, मैंने पढ़ी, बायोग्राफी, अच्छा ऑटोबायोग्राफी 120 सफ़े की है, अच्छा। और मकबूल तरीन किताबों में से एक है। बड़ी वो एक लेटर की फॉर्म में लिखी गई, हाँ उसने बेटे को लेटर अपने लिखे उसी हुए बेटे को हैं, जिससे मिलता नहीं था, हाँ जिससे मिलता है। तो उसको उसने लिखी है, और उसमें भी उसने इसी तरह किया है। तो उसकी जो उसको फिलोसफर कहते थे, फ्रांस वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो उसको कहते थे। सिर्फ फ्रेंच पे आते हैं अब, इसका जो वो वाला जो टाइम है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ जो उसने फ्रांस में गुजारता है, हाँ, और फ्रांस इसको भेजा जाता है। बड़े द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन ऑफ दैट हाँ, टाइम वो ये था कि फ्रांस से सपोर्ट लेनी थी जो है वो नई अमेरिकन रियासत की इंडिपेंडेंस के ऐसे ही, लिए, और जो ब्रिटिश हैं उनको थोड़ा सा प्रेशर डालना था कि फ्रांस इज़ ऑन आवर साइड, तो अगर आपने जंग की तो फ्रांस हमारी हिमायत करेगा। तो इस इम्पॉर्टेंट मिशन पे उसे भेजा जाता है। हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड है उसका। हाँ, और उसमें भी उसने उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, आई विश के ये डिप्लोमेट्स हमारे पढ़ते ही होंगे, उसको कहते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। और मेरा ये ख्याल है अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ते हैं, ये पब्लिक डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी मिसाल है। जो अमेरिकन फॉरेन सर्विस एकेडमी है डीसी में, मैंने देखी है ये बाहर से, तो उसके बाहर स्टेचू इसका लगा हुआ है, हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो अब आप इमेजिन करें उसकी उसका ब्रेड्थ influence, जो है ना, इन्फ्लुएंस देखें और उसका, उसने बेसिकली पब्लिक सर्विस को इंट्रोड्यूस, पब्लिक डिप्लोमेसी पब्लिक डिप्लोमेसी। अब वो सारे जो लोग थे जो इससे डील कर रहे थे, वो सब इसके मतलब कम खिलाफ भी थे, लेकिन वो इसके फ़ैन भी थे। हाँ, और इसने अपने चार्म से और अपने स्टाइल से उन सबको विन ओवर किया था। अच्छा, जो इसके पीछे वाशिंगटन में थे वो समझते थे कि ये फ्रांस से बड़ा क्लोज हो गया, हाँ, हाँ, तो वो शक भी करते थे। मैं इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो बड़ा दिलचस्प है मेरी नज़र में, मैंने देखा कि इसका जो सेक्रेटरी था फ्रांस में, वो ना इंग्लैंड का जासूस था। हाँ, ठीक है, वो सारे पेपर जो थे ना वो लीक करता वो लीक करता था इसको। तो इसको किसी ने कहा कि ये ना जासूस है, हाँ, इसने कहा कि अच्छा अभी तो एविडेंस नहीं है, मैं उस पर शक नहीं कर सकता। दूसरा, इसने कहा कि अगर जासूस है भी तो अच्छी बात है कि इसको पता चलेगा कि हम बड़े मेहनती हैं और हमारे पास बड़ी पावर है। और अब वो जब उसका एनालिसिस करते हैं वो कहते हैं कि जो भी उसने जासूसी की उसका कोई मनफी असर नहीं हुआ, बल्कि मुस्बत असर ये हुआ कि वो इंग्लैंड वालों को ये पता चला कि हमारे मतलब इनके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो इसलिए वो उस पर मैं अमूमन समझता यार जासूस हैं तो कोई नुकसान पहुँचाएगा। उसने कहा कि जासूसी कर भी ले तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो
तो ये उसका सो style दो इंटरेस्टिंग पार्ट हैं फ्रांस वाले उसके। हम्म। एक ये है कि वो जो पीछे सारे बैठे हुए थे अमेरिकन, था। हाँ, जब उनको ये फील हुआ कि ये पता नहीं उधर क्या कर रहा है, बिकॉज ही वाज टू मच मिक्सड अप विद हाँ, फ्रेंच। हाँ, वो फ्रेंच लाइफ, कल्चर, सोसाइटीज़, और फ्रेंच जो है ना इसको पसंद बहुत करते थे। वो इसकी साइंटिफिक इनोवेशंस की वजह से पॉपुलर था वहाँ पे। हाँ, अच्छा, फिर ये वहाँ पर जाके जो है वो उनकी लिटरेरी सोसाइटी का हिस्सा बन जाता था। ये क्वीन इसको पसंद करती थी, ये बाकी सबको। तो वो उन्होंने वहाँ सोचा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, तो उन्होंने जॉन एडम्स को वहाँ भेज दिया कि वहाँ एक बंदा और भी तुम्हारे साथ होएगा। जॉन एडम जो 3rd प्रेसिडेंट बना यूएस का, 3rd बना था, 2nd था, सेकंड, चंग तो जेफरसन था मेरे। अच्छा, वो जो है ना वो उन्होंने उसको भी भेज दिया। अब जॉन एडम जो है ना वो रिपब्लिकन नेचर का था, वो बड़ा रिलीजियस था और वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कॉन्स्टिपेटेड टाइप था। तो वो लोगों से ना बड़ा हिसाब से डिप्लोमेटिकली मिलता था, ये घुल मिल जाता था। वो इसके खिलाफ लेटर लिखता था वापस, और ये दोनों की आपस में टसल लगी रहती थी। वो कहता था कि नहीं तो मेरा स्टाइल ये है, वो कहता था नहीं तुम्हारा स्टाइल ये होना चाहिए। सो एनी हाउ फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रिवेल्ड और उसने उसको कहा इसको वापस बुला लें अगर आपने सपोर्ट लेनी है। एक ये था। सेकंड जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो वहाँ पर लिटरेरी सोसाइटी में उस वक्त वॉल्टेयर जो है वो प्रिजनमेंट से बाहर आ जाता है, और वहाँ एक लिटरेरी सोसाइटी में रात को ये जाते हैं, ये अटेंड करने जाता है, वहाँ पेपर शेपर पढ़े जाते हैं। तो वहाँ लोग शोर मचा देते हैं। वो कहते हैं कि वी वांट अ मीटिंग ऑफ वॉल्टेयर एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये इतना पॉपुलर फ्रांस में हो चुका हुआ था कि उन्होंने कहा कि ये सेलिब्रिटी वॉल्टेयर के साथ ये फ्रैंकलिन सूट करता है, तो इनकी एक मुलाकात होनी चाहिए, दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद ईच अदर। तो ये उठ के गए, इन्होंने एक दूसरे को हैंड शेक किया, लोग फिर शोर मचाएं, लोग कहें नहीं और मुलाकात होनी चाहिए, और इसने उसको हक किया, लोगों ने कहा नहीं और होनी चाहिए। तो देन दे किस्ड ईच अदर, और फिर वो फ्रांस वाला क्राउड बैठा, उसने कहा अब ठीक हो गया। सो दे से दैट वाज द मीटिंग ऑफ टू ग्रेट माइंड्स। और इसकी इन्फ्लुएंस का लेवल ये था। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, लास्ट पार्ट उसका जो है वो अमेरिकन जो फ्रीडम उसने जो है वो उसमें जो रोल आके प्ले करता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो उस तरफ ज़रा थोड़ी उसकी लाते हैं। हाँ, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन वो वाहिद आदमी है जो चारों बड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और 80s में था जब अमेरिका आज़ाद होता है, डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसने साइन किए। हाँ, सो पहला डॉक्यूमेंट है 1776 का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी कमेटी में भी था। दूसरा वो उसका पहला ड्राफ्ट लिखा था थॉमस जेफरसन ने। उसको हाथ से इसने उसको एडिट भी किया हुआ है। हाँ, किया हुआ है। और उसमें एक लफ्ज़ लिखा है सेल्फ एविडेंट। हाँ, उसने कहा कि दिस ट्रूथ इज सेल्फ एविडेंट। और दूसरा फिर जो इंग्लैंड के साथ ट्रीटी है, जो यूके जो जिसके ज़रिए जंग ख़त्म हुई फ्रांस के साथ, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्चुअली पॉलिटिक्स साइड पे ना ही वो इतना ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था। यानी जो अमेरिका के असल इंटेलेक्चुअल है ना पॉलिटिकल के, वो हैं मेडिसन और हैमिल्टन और जेफरसन। ये वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े फिलोसफर, थोड़े एज वाइज भी ज़रा कम थे ना, ये उस वक्त 80s में चला गया हुआ था। वो भी इसका बेंट नहीं था। तो जो हैमिल्टन है और मेडिसन है और जेफरसन है, उन्होंने लॉक को, रूसो को, इवन ग्रीक्स को, रोमन्स को पढ़ा हुआ था। तो उनका माइंड और तरह ऑपरेट करता था। अच्छा, इसका जो उसमें फ़ायदा ये था कि ये मसलन इसके जो आइडियाज़ थे, मसलन इसका एक बहुत रेडिकल आइडिया था कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी करनी चाहिए उनको तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। इसने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल। फिर इसका बहुत ये कन्विंस था कि जो लेजिस्लेचर है ना वो एक ही होना चाहिए। ठीक है। साथ साथ ये भी था, ये कहता था कि अगर बड़ी स्टेट और छोटी स्टेट, बड़ा उसने स्टैंस लिया, लेकिन वो नहीं, और बड़ी स्टेट का इख्तलाफ हो ना, तो एक स्टेट दूसरी को अपनी टेरिटरी दे दे। तो उसकी कुछ चीज़ें जो थी वो इम्प्रैक्टिकल थी। लेकिन जो इसका असल हुनर था, जो हमारी सियासत को भी अगर देखें उसमें मिस है कि ये हमेशा ना कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेता था। ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेता था और लोगों को मीडिएट करा के दरमियानी रास्ते में ले आता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने उनको कहा कि अच्छा, अगर आपने 2 हाउस रखने हैं तो आप एक हाउस को डायरेक्ट इलेक्शन रख दें, एक को इनडायरेक्ट रख दें। और इस तरह करते करते इसका जो सारा इन्फ्लुएंस था वो यूज़ हुआ कॉम्प्रोमाइज़ कराने। और मैं अभी भी पढ़ा था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ है, तो इसकी जो तकरीर है वो 2-3 दफ़ा मैंने पढ़ी है। तो उसमें उसने ये कहा कि मैं अब हो गया बड़ा बुज़ुर्ग। तो बुज़ुर्ग के तौर पे मुझे ये एहसास हुआ है कि बंदा हर वक्त ठीक नहीं होता। ये तकरीर है। मेरा ख्याल है ये सारे बुज़ुर्गों को पढ़नी चाहिए।
उसने कहा है कि मुझे ये एहसास हुआ कि बंदा ना जिंदगी, मैंने ना अपने पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मैंने अपनी राय बहुत दफ़ा बदली है, जिसका मतलब ये है कि मैं पहले गलत था, तो अगर मैं पहले गलत था तो मैं आज भी गलत हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि इस पोजीशन से हमें अपनी डिबेट शुरू करनी चाहिए कि हम गलत भी हो सकते हैं। और उसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे इतना पता है कि ये कोई बेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मेरे पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, ठीक है, उसने ये भी कहा, उसने ये और उसने कहा चूंकि हमारे पास इससे, मेरे पास और हमारे पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको मान के चलने में हमें फ़ायदा है। तो एक्चुअली जो डेलीगेट्स थे उनमें से काफ़ी सारे इसको साइन नहीं करना चाहते थे, यानी वैसे तो वो पास हो जाता है मेजॉरिटी से, लेकिन वो यूनानिमस ना हो। लेकिन जब इसने तकरीर की, और इसने तकरीर का मैसेज ये था कि आप वो लोग जो अपनी राय पे कायम है, हो सकता है कल आप सोचें कि आप गलत थे, तो अगर आप आज ही मान लें तो आपको फ़ायदा। तो उन सब ने साइन कर दिया। तो मेरा ख्याल है दैट वाज हिज लास्ट। तो इस पे आप ज़रा बता रहे थे, ज़रा इसकी सर सैयद अहमद ख़ान के साथ जो है, ज़रा उस पे आए, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। मैं ये सोच रहा था कि हम बाहर के अंग्रेज़ों को ज़्यादा ज़ाहिर पढ़ते हैं, प्रेस में हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े किरदार हैं जिन्होंने ज़ाहिर है बड़ा काम किया है। तो कौन सा ऐसा किरदार है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के करीब है? तो मेरी राय में वो सर सैयद अहमद ख़ान। और सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो तकरीबन 19th सेंचुरी में थे, फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, और अगेन तकरीबन कोई तालीम जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, और सेल्फ टॉट, और ऐसा ही दौर जिसमें रेवोल्यूशन और जंग आज़ादी चल रही है, और कामिंग फिगर, और वो शख्सियत जो एजुकेशन में बिलीव करते थे। मतलब जिस तरह इन्होंने फ़िलोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, और उन्होंने प्रोग्रेसिव और मॉडर्न थॉट्स दिए। उन्होंने कहा अच्छा आप अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, लेकिन ये कि आपको फ़ायदा इसमें ये है कि आप ये समझें कि ये क्या करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को तालीम के लिए बाहर भेजा। उसके साथ साथ उन्होंने लैंग्वेज को, ज़ुबान को बहुत आसान बनाया, मजमून लिखे। उसके साथ उन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया, रिलीजन साइड पे बहुत सारी चेंजेस की जो इन्होंने भी की। तो मेरा ये ख्याल है कि, और पॉलिटिक्स में भी उनका बड़ा रोल है, दो कौमी नज़रिए के वो बानी समझे जाती हैं। उन्होंने ये कहा कि मुल्क में दो कौमें होंगी और हम दो कौमें कभी मिल नहीं सकते, और अंग्रेज़ डेमोक्रेसी में अगर हमें मिलाने की कोशिश की गई तो इसका नुकसान होगा, और उसी की बुनियाद पे हम। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हमारे कोई हीरो हो सकते हैं इस मामले में तो वो सर सैयद है। मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली सर सैयद को हमारे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते, पता नहीं क्यों। सो मैं आपको अपने ज़रा करीब वाली एग्जांपल देते हैं, आप ज़रा दूर चले गए हैं। हाँ, ये हमारे इम्तियाज़ रास्तगर साहब हैं। हाँ, सो ये जो हैं ये हमारे बुक क्लब के भी मेंबर हैं, तो बहुत सारे लोगों को इनका नहीं पता। हाँ, सो इम्तियाज़ साहब ने जो है ना बीकॉम किया हुआ है। ऐसे ही है। बीकॉम के बाद इन्होंने जो सारा काम किया है, सेल्फ टॉट इंजीनियर हैं ये, खुद किया, और इन्होंने इंजीनियरिंग की, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स बनाई हैं। हाँ, और एरोस्पेस के अंदर इनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, प्रेसिजन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स होती हैं। अच्छा, मैंने इनका काम देखा है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह एक पूरा मेंटल मैप बनाते हैं। इनके नोट्स मैंने देखे हैं, इन्होंने नक्शे भी उसी तरह बनाए हुए हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके इन्होंने वो प्रोफेसरों की लेबोरेटोरियाज़ ठीक की हैं जो PhD करके आए हुए थे। तो इन्होंने उनको बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे ये मशीन बनाएं, एक्सपेरिमेंट ऐसे बनाएं, वो पूरे डिज़ाइन उन्होंने खुद बनाए हैं। सो एक जो है वो क्या है जो आपका वो यूनिवर्सिटी में आपने लगाया हुआ है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में, हाँ, उसमें वो जो आपने एक वो लैब, वो क्या है उसमें प्रेशर वाला जो सिस्टम, कंप्रेसर जो है, तो वो इन्होंने खुद डिज़ाइन किया है पूरा, और ये अभी बेच भी रहे हैं उसको बना के। तो ये भी सेल्फ टॉट है, पूरी इंजीनियरिंग इन्होंने खुद पढ़ी है। और इन्होंने वो शॉप के ऊपर जाके खड़े हो के बाहर जा के गोरों से, इधर से, तो वर्कशॉपों के ऊपर जाके ये चीज़ें लर्न की हैं, किसी किताबों से नहीं पढ़ी हुई। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग आज कहते हैं, देखो मैं अभी ना कई लोगों को कहता हूँ कोडिंग सीख लो भाई, AI अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, फ़िलासफ़ी, अब AI कहाँ से सीखूँ। वो भाई आज आप कोडिंग्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, साल बाद आप कोडिंग सीख जाओगे। अच्छा, तो ये जो हमारे नौजवानों के लिए ये बेंजामिन फ्रैंकलिन बताना, ये जो इम्तियाज़ रास्तगर साहब की स्टोरी, सर सैयद अहमद ख़ान की, ये सारे सेल्फ टॉट लोगों ने जो है हमारे ये जो रिलीजियस, अगेन ही इज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे नाम आता है मौलाना मौदूदी का, वो भी सेल्फ टॉट हैं। और उन्होंने बाद में किताबों के अंबार लगाए लिख के, और सेल्फ टॉट। अच्छा, उस वक्त सेल्फ टॉट बड़ा मुश्किल काम था भाई, लाइब्रेरियों में किताबों ढूंढे, मिलती नहीं हैं,
ये रासगर साहब बताते हैं, एक गोरा आता था, मैं उससे पूछता था, इससे पूछता था, मैं वहाँ बाहर जाता था। अच्छा, आज हर चीज़ सामने है। और जो हम समेत हम सारे लोग पाकिस्तानी, हम कहते हैं कि नहीं मैंने तो ये पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में, अब मैं ये नहीं पढ़ सकता। हाँ। तो पढ़ने के अलावा काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, मैं हाथ से काम नहीं करना, मैं हाथ से कोई चीज़ नहीं बना सकता। हाँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। मैं इंटेलेक्चुअल। ठीक। तो ये जो है ना, ये लर्निंग बहुत बड़ी इस किताब से ये है हमारे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, कि हाउ कैन यू डाइवर्सिफाई योर सेल्फ, हाउ कैन यू डिलीवर, हाउ कैन यू डू बिजनेस, यू कैन बी पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। मैं अक्सर सिविल सर्वेंट्स को जब लेक्चर देता हूँ तो मैं अक्सर इसकी ये बायोग्राफी रिकमेंड करता हूँ उधर। और मैं इसलिए करता हूँ कि अक्सर सिविल सर्वेंट या हमें भी आदत होती है कि मेरे तो हाथ में कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कोई कर सकता हूँ। तो मैं उन्हें बताऊँ जो बंदा बाहर रहता है वो इतना कुछ कर जाता है। सो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनोवेट करते हैं, कितने अपने मसल्स जो आप फ्लेक्स करते हो। तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट लर्निंग जो है आजकल के दौर में। ये डॉक्टर जाहिद साहब ने, हमने वो पीछे एक किताब की थी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, आला किताब है। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है, दीज आर द पीपल जिनसे सीखना चाहिए, जिन्होंने सारी उम्र लाइफ लॉन्ग लर्निंग की है और उस मुश्किल वक़्त में की है।